को फॉलो करती है जो इंडस्ट्री में चलता आ रहा है ना। तो यानी ठीक है जी, मोनोपोलिस्टिक मतलब लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का डिमांड सप्लाई मिलता है। फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है? परफेक्ट कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्स। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सीएस अनिल और बेटा आज हम करेंगे डे 12 चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 3, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ ग्राफ्स वगैरह आएंगे इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। अब बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर एमसीक्यू पेपर है तो हमें ग्राफ किस हद तक करने हैं, कहां तक हमें ग्राफ करने चाहिए, कहां तक हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बेटा सारी बातें समझेंगे बारी बारी से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ना मार्केट के फॉर्म्स है अलग अलग। देखो बात शुरू हो रही है परफेक्ट मार्केट से। मैंने पिछले चैप्टर्स में, पिछले कुछ यूनिट्स में इन मार्केट्स के बारे में डिस्कस किया है। थोड़ा थोड़ा और करते हैं आओ। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी मार्केट की? बेटा सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट मार्केट, है ना। तो परफेक्ट मार्केट का सिंपल मतलब समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? एक इमेजिनरी मार्केट है, ऐसी मार्केट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं। देयर इज नो प्योर परफेक्ट कंपटीशन। हाँ क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन हो सकती है कि जहां पर कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के मैच करने वाले हो सकते हैं, है ना। और परफेक्ट कंपटीशन मतलब भैया जहां पर सब कुछ परफेक्ट है, प्राइस भी सेम है, प्राइस जो है वो सेम है यानी चेंज नहीं होता। जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है? प्राइस टेकर है, कि जो प्राइस इंडस्ट्री में चल रहा है वही प्राइस ले लेंगे। और मेरे बच्चों होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, नो सेलिंग कॉस्ट। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर को कोई सेलिंग कॉस्ट बेयर करनी नहीं पड़ती, कस्टमर खुद ही चला आता है, कोई एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती भाई। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहां पर नो रेस्ट्रिक्शन या फिर हम कह सकते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना। देखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये इस चैप्टर में याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केट का। फ्री एंट्री एंड एग्जिट बताऊंगा अभी, धीरे धीरे सस्पेंस ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और भी ये लार्ज नंबर्स ऑफ बायर सेलर्स भी होता है ना। कुछ एक दो फीचर्स और होते हैं, परफेक्ट नॉलेज है बायर और सेलर को, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, राइट। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कराए तो लेट्स गो बेटा, देखते हैं मार्केट्स के बारे में एक बारी क्या क्या समझ आता है, फटाफट देखते हैं। तो लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर ईच इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर समझते हैं कि जो भी प्राइस इंडस्ट्री में चल रहा है और परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म ओपन होती है तो बेटा वो उसी प्राइस को एक्सेप्ट करेगी चुपचाप, है ना। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, नो ब्रांडिंग, कोई ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, एक जैसा प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में। एक्चुअली मैंने बोला कि आप प्योर परफेक्ट कंपटीशन नहीं ढूंढ सकते, पर हाँ क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन देख सकते, ठीक है ना। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी अपनी फॉर्म यहां पर ओपन कर सकता है, किसका जब मन करे वो दिल करे वो छोड़ के जा सकता है, ठीक है जी। परफेक्ट नॉलेज है, ऑल पार्टिसिपेंट्स नो द प्राइस एंड मार्केट कंडीशंस। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली, लेबर मोबिलिटी है, आराम से इधर से उधर आराम से फैक्टर्स मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, यूनिफॉर्म प्राइस अक्रॉस दी मार्केट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, सब जगह एक ही प्राइस है, तो कहीं से भी लो प्रोडक्ट एक ही बात है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। ये तो पढ़ लिया हमने। नाउ पहले तीन फीचर्स की बात करें तो प्योर कंपटीशन, बाकी के सब जो है वो परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोला बेटा? जो पहले तीन फीचर पढ़े हमने, पहले तीन फीचर्स कौन से पढ़े बेटा? पहले तीन फीचर देखो कौन से पढ़े, ये वाले। ये सारे हमें क्या बताते हैं? ये सारे हमें क्या बताते हैं? प्योर कंपटीशन। क्या बताते हैं बेटा? देखेंगे ध्यान से, कहां पर था, इधर देखो जी। पहले तीन जो है क्या बताते हैं? प्योर कंपटीशन। और बाकी के 6 जो बता रहे हैं, मतलब बाकी के ऑल टुगेदर सारे जो है परफेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन के तो है ही सारे के सारे, लेकिन जो पहले तीन है पीछे स्लाइड पे देख सकते हो आप, वो सारे के सारे क्या है बेटा? प्योर कंपटीशन है। नाउ ये डिमांड सप्लाई तो हम समझते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पिछले यूनिट से, कि जहां पर डिमांड सप्लाई मीट करता है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आएंगे, देखते जाते हैं जल्दी से। ये सब हमें पता है, एआर एमआर में सारी चीजें आपको बता चुका हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर सेम लाइन होती है, वही मेरे प्राइस की लाइन भी होती है। याद दिला दूं भाई? ये लो याद दिला देता हूं, ये लो जी। हमने ये पढ़ा था बच्चों, देखो ये मेरा इंडस्ट्री का डिमांड और सप्लाई है। पूरी इंडस्ट्री का क्या है? डिमांड और सप्लाई। जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वहां पर होगा इक्विलिब्रियम। वहां पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। और हमने क्या कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म होती है, जो फर्म ओपन होती है, वो उसी प्राइस को फॉलो करती है जो इंडस्ट्री में चलता आ रहा है ना। तो यानी ये इंडस्ट्री प्राइस चलता आ रहा है, यही प्राइस को फॉलो करेगी और यही चलता रहेगा।
और ये हमने टेबुलर फॉर्म से भी समझा था डेटा कि भैया प्राइस सेम रहता है तो AR भी वही निकलता है, MR भी वही निकलता है। तो यही मेरे AR की लाइन भी है, यही मेरे MR की लाइन भी है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में दोनों क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, और जिससे ये भी पता लगता है कि ये प्राइस टेकर फॉर्म है। इसी फीचर से, इसी डायग्राम से भी ये पता लगता है कि ये प्राइस टेकर है, कि जो इंडस्ट्री में प्राइस चल रहा है, यानी डिमांड सप्लाई जहां मीट हुआ वहां प्राइस डिटरमाइन हो गया, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसी प्राइस को परफेक्ट कॉम्पिटिशन आगे कंटिन्यू करता है। सिंपल सी बात, ठीक है जी, बात समझ आई बेटा? चलो नाउ, अब अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में बात करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अब हमें समझना है इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहां कहां पे होती है। देखो जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना बेटा हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, इसके अंदर शॉर्ट रन लॉन्ग रन के केसेस होंगे, मैं आपको बताता हूं, अभी स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अभी देखते चलेंगे। पहले एक और पॉइंट यहां पर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है और सप्लाई कर्व दोनों एक ही हो जाते हैं, समझेंगे ध्यान से। चलो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ऐसे नहीं, शुरू से समझते हैं। देखो जी, हम इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। ध्यान से सुनेंगे बेटा, आराम से तसल्ली से सुनेंगे। अगर आप वीडियो को 2x पे चला रहे हो तो पहले तो उसको 1x पे कर लो, नॉर्मल स्पीड पे कर लो। अगर ये कंसेप्ट आपका वीक है तो उसको 2x पे मत सुनना, 1x पे सुनना, जो मैं आप बताने जा रहा हूं। तो बेटे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में देयर आर सिचुएशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान से, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर आर सिचुएशंस बेटा अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या सिचुएशंस हैं, कि फर्म को या तो होगा लॉस या फिर होगा नॉर्मल प्रॉफिट, सारा पढ़ेंगे भी, डोंट वरी, या फिर क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर मेरे बच्चों होगा एब नॉर्मल प्रॉफिट, और वी कैन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और वी कैन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारी सिचुएशंस है, समझ लेते हैं। लॉस कब होगा, जब हम बोलेंगे कि मेरा एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा और एवरेज कॉस्ट कम होगा। ये बात याद रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के अंदर हम नॉर्मल प्रॉफिट को वो सिचुएशन मानते हैं जब रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाते हैं, तो दैट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये हम डायग्राम में समझेंगे अभी। तो बेटा इन्हीं सिचुएशंस को बारी बारी से ड्रॉ करना है। उससे पहले एक बात पता होनी चाहिए, ये हटा दूं यहां से, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बेटा सबसे पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, दैट इज लॉस। अब मेरे को एक बात पता होनी चाहिए, कौन सी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट, है ना। वो क्या होता है बेटा, जहां पर MR इक्वल टू हो जाता है MC के, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है MC के, दैट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, और MC शुड बी राइजिंग, या MC जो है राइजिंग स्टेज पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बेटा, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर जो भी ग्राफ्स में बनाने जा रहा हूं, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ही इसी यूनिट से वीडियो देख रहा है और उसको ग्राफ्स नहीं पता, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि पहले पीछे जाओ, कॉस्ट वाले चैप्टर की वीडियोस देखो, इससे पहले वाले दोनों यूनिट देखो, तब आपको ग्राफ के अंदर जो मैं ग्राफ बनाऊंगा भी वो समझ आएगा कि कहां से कोई ग्राफ क्यों आ रहा है। सबके रीजन है बेटा, ठीक है ना। मैं इस यूनिट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि पहले वाली वीडियो देख के आएंगे एक बारी, अगर आपको बेसिक ग्राफ्स नहीं पता तो, ठीक है बेटा। पता है तो अच्छी बात है। देखो तो भाई देखो, परफेक्ट कंपटीशन में अभी अभी हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा हुआ है कि AR और MR तो यही होता है, राइट। और MC कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। और ध्यान से मुझे बनाना क्या है, लॉस की सिचुएशन दिखानी है, केयरफुल रहना है। तो बेटा लॉस की सिचुएशन दिखानी है, दैट इज कि मेरे को एवरेज रेवेन्यू कम रखना है और एवरेज कॉस्ट को ज्यादा रखना है। ये रहा एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज कॉस्ट को क्या रखना है, ऊपर रखना है, ज्यादा। यानी कि मैं एवरेज कॉस्ट को ऐसे नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसे करने से तो नीचे आ जाएगा एवरेज कॉस्ट, गलत हो जाएगा। मुझे लॉस दिखाना है ना, तो लॉस के लिए हम एवरेज कॉस्ट को ऊपर रखेंगे। समझ लेते हैं डायग्राम को, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जाम के लिए क्या चीजें रेलेवेंट है ना। तो एवरेज कॉस्ट ऊपर रहेगा, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, और यहीं से तो निकलता है MC। याद है कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से क्या निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये गया इसके मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट। नो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जहां पर ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो भाई ये इक्वल कहां है, इधर, और ये राइजिंग स्टेज भी है। दो कंडीशंस है ना, राइजिंग भी होना चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। स्टेप समझ रहे हो क्या हो रहा है। पहले हमने AC ड्रॉ किया जानबूझ के ऊपर क्योंकि लॉस दिखाना था, फिर हमने MC ड्रॉ किया, और फिर हमने इक्विलिब्रियम चेक किया। अब उसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर मैं चेक करूंगा कि ये वाली कंडीशन कहां है। क्या बोला बेटे, उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैं चेक करूंगा कि ये इक्विलिब्रियम, ये लॉस वाली कंडीशन कहां है, उसी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे। तो यहां पर मेरा आउटपुट लेवल पहले मार्क करेंगे, दिस इज माय आउटपुट लेवल। इसी आउटपुट लेवल पर कंडीशन ढूंढो कहां पर है ये लो जी, लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो मिल गया। क्या मिल गया, AR और AC के बीच का गैप मिल गया।
कौन से पॉइंट से मिला? ध्यान से, जहां पर एमआर और एमसी इक्वल था उस पॉइंट से हमने चेक करा है। यानी हमारा जो स्टेप्स है वो क्या बोलते हैं कि पहले आउटपुट लेवल मार्क करो जहां पर फर्म इक्विलिब्रियम में है। पहले हमने आउटपुट लेवल मार्क किया, अब हम उसी आउटपुट लेवल पर चेक कर रहे हैं कि कितना लॉस हो रहा है। ठीक है जी, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, इधर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो बॉक्स बन के आया बेटा, दिस बॉक्स इज माई व्हाट? दिस बॉक्स इज माई लॉस। ये बॉक्स ही क्या है? लॉस है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, इतनी डायग्राम वायग्राम क्या चल रहा है? बेटा इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, है ना, मतलब बहुत सारे तो चलो नहीं, पर कुछ तो बन ही सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने लॉस कहां मार्क किया? जहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। एसी को आपने कहां रखा? एआर के ऊपर रखा। क्यों रखा? क्योंकि मेरे को लॉस दिखाना था, इसके नीचे बन ही नहीं सकता था, तो मैं इसके अंदर से 4-5 क्वेश्चन तो अभी बना दूंगा। समझ गए? इस ग्राफ से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात, अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो क्यों छोड़ना है भाई? तो ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, ठीक है ना। ये हो गया लॉस वाली सिचुएशन, समझ आ गई अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूं बाकी की दो, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जल्दी जल्दी देखेंगे फटाफट से। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस हम कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि हमें अल्टीमेटली बनाना क्या है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, लॉस के साथ पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं, चलो बढ़िया समझ आएगा, है ना। लॉस के साथ हम पहले बनाते हैं बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरी सिचुएशन में ले रहा हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल को इसके बाद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जस्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको लॉस से समझ आ जाए कि ऑपोजिट है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मींस कि अब आपको एवरेज रेवेन्यू को ज्यादा रखना है, एवरेज कॉस्ट को कम रखना है। रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम। तो लो बेटा, दिस इज माय ग्राफ, ये है लाइन मेरी एआर और एमआर की, राइट। दिस इज अ लाइन ऑफ एआर एंड एमआर। अब एवरेज रेवेन्यू को ज्यादा रखना है, एवरेज कॉस्ट को कम रखना है। तो बेटा एवरेज कॉस्ट अब मैं ऐसे बना सकता हूं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। अब नीचे से जा सकता है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ऊपर रखना है, तो बन सकता है ऐसा। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट को क्रॉस करना है एसी के मिनिमम से। कहां से क्रॉस करना है बेटा? एसी को मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम से। तो ये लो जी, ये गया मेरा एमसी। अगला स्टेप क्या था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करो, एमसी और एमआर कहां पे इक्वल है। तो बेटा ये दोनों यहां पर इक्वल है ना। इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आउटपुट चेक करो। लो जी, आउटपुट चेक कर लिया, ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसी आउटपुट लेवल पर ये कंडीशन चेक करो कहां पर है, कितना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो लो जी, ये एआर था, ये एसी है, तो ये लाइन आ गई। इसी को यहां पे ज्वाइन कर दो, डब्बा बना दो, इस डब्बे की कर दो कलरिंग बढ़िया सी। लो जी, तो बेटा ये जो बॉक्स निकल के आया है, ये बॉक्स ही तो है मेरा क्या? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। या फिर मैं इसको मेरे बच्चों एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकता हूं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकता हूं और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकता हूं, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ आ गई बात? जैसा हमने लॉस में बात कर दी वैसे इसमें। अब नॉर्मल प्रॉफिट देखो, अब सुनेंगे नॉर्मल प्रॉफिट बता के फिर मैं आपको एक थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सुनते हैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट में। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट हमारी थर्ड सिचुएशन है बेटा। अब क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं ना कि अब हमें बनाना है AR इज इक्वल्स टू AC। अब एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट के बराबर रखना है। तो बेटा ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है, MR भी यही है, और अब इक्वल रखना है। इक्वल मतलब मैं ऐसे भी नहीं बना सकता और ऐसे भी नहीं बना सकता, दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें ऊपर चला गया, इसमें नीचे, हमें तो बराबर रखना है। और कोई यू शेप कर्व है तो डेफिनेटली वो AR को टेंजेंट करता हुआ जाएगा, डेफिनेटली वो AR को टेंजेंट करता हुआ जाएगा बेटे। दिस इज द AC, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। अगला स्टेप MC बनाते हैं जो AC के मिनिमम से ही निकलता है, यानी कि वो भी यही होगा पॉइंट। लो जी, अगला स्टेप इक्विलिब्रियम चेक करो, वो भी यही है क्योंकि MC और MR यहीं पर ही कट कर रहे हैं। अगला स्टेप चेक करो ये कंडीशन कहां है, तो वो भी इसी पॉइंट पर है। सब कुछ इसी के ऊपर है भाई, सारा का सारा इसी पॉइंट के ऊपर है। तो दिस पॉइंट इटसेल्फ इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। कोई हमारे पास वो नहीं बना, क्या बोलते हैं, कोई बॉक्स नहीं बना, है ना। तो दिस पॉइंट शोज द नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन वेयर AC इज इक्वल्स टू AR। ठीक है जी, बात समझ आई। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या क्या हो सकता है। तीनों सिचुएशंस पढ़ी, लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। हमने ऐसा क्यों पढ़ा? इसका रीजन ये है कि हम ये मानते हैं कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में तीनों में से बेटा कुछ भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। किसमें? शॉर्ट रन में। ध्यान देना मेरी बात पे। लेकिन अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन में ही बात करूं लॉन्ग रन में, ये तो हमने शॉर्ट रन पढ़ा था, अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में, ध्यान देना मेरी बातों पे। अब ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में तो चलो तीनों में से कुछ भी हो जाएगा, लॉन्ग रन में क्या होगा? तो लॉन्ग रन में सुनेंगे ध्यान से। पहले मैं लॉस वाली सिचुएशन लेता हूं। अगर मान लो, पूरा नहीं बना रहा, एक रेफरेंस दिखा रहा हूं आपको।
कि ये मेरा AR है, ये MR है, लॉस की सिचुएशन ये थी, है ना, बस इतना बना रहे हैं कि मेरा एवरेज कॉस्ट ज्यादा था, एवरेज रेवेन्यू कम था। अब सुनो, स्टार्टिंग में लॉस हो रहा था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आ गया, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने की वजह से फर्म्स इस बिजनेस को छोड़ के, इस मार्केट को छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगी जहां पर लॉस हो रहा है। क्यों टिकेंगी भाई? बहुत सारी फर्म्स जो है उस मार्केट को छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगी। तो जो फर्म्स वहां पर रह जाएंगी, जो फर्म्स वहां पर रह जाएंगी, जो टिक जाएंगी, जो लॉस को झेल जाएंगी लंबे समय तक, तो एक समय के बाद ऐसा टाइम आएगा कि भाई एवरेज रेवेन्यू ऊपर शिफ्ट करेगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होगी उनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा और उनकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये अल्टीमेटली एक दूसरे को टेंजेंट हो जाएंगे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगी और आपस में टच कर देगा। मींस शॉर्ट रन में होने वाला लॉस लॉन्ग रन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट में। शॉर्ट रन में होने वाला लॉस लॉन्ग रन के नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द रीजन भी मैंने आपको दिया कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने की वजह से फर्म छोड़ के जाएंगी, एग्जिस्टिंग फर्म का रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी और वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सरल। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा, ऐसे ही अगर हम बात करें कि मान लो शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, शॉर्ट रन में था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लो जी, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में था, मान लो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो दैट मींस मेरा एसी नीचे बना होगा। अब क्योंकि फिर से फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाला फीचर है, तो ऐसी मार्केट में और फर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी कि नहीं भाई? ऐसे होता है ना, जो बिजनेस ज्यादा चल रहा होता है लोग वही बिजनेस खोलने लग जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा, राइट? बहुत कॉमन सी बात है कि जो बिजनेस चल रहे होते हैं लोग वही वाला बिजनेस ओपन करने लग जाते हैं। तो यही वाली बात हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि भाई जिस बिजनेस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वहां पर और फर्म्स एंटर करना शुरू कर देंगी। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनका रेवेन्यू शेयर हो जाएगा। पहले मान लो 5 फर्म्स थी, अब 5 की जगह 10 हो गई, तो आपके कस्टमर भी तो डिवाइड हो जाएंगे ना। पहले सारे कस्टमर इनके पास आते थे, अब डिवाइड हो गए कस्टमर, अब कुछ वहां भी जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने की वजह से फर्म्स का रेवेन्यू कम हो जाएगा बेटा। फर्म्स का रेवेन्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा और कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब अगेन दोनों कर्व ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर से नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को फिर से। शॉर्ट रन में होने वाला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट होने का मतलब ये है कि और ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ फर्म्स आ जाएंगी और जो शॉर्ट रन में उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे मुद्दे की बात पता है ना क्या समझ आई कि भाई अब आप कहोगे सर शॉर्ट रन में अगर मान लो नॉर्मली हो रहा हो तो भाई नॉर्मल को हम नहीं छेड़ते, हम कहते हैं नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ते हम सिर्फ 2 बातों को छेड़ते हैं, लॉस को और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। तो मुद्दा ये समझ आया मेरे को बेटा, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं परफेक्ट मार्केट की या परफेक्ट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में, मतलब लॉन्ग रन पहले बात करते हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन बोले तो कम समय में, शॉर्ट रन में तो कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन में समझ ली है तो बाकी मार्केट में भी सेम ही है। मतलब बहुत जल्दी समझ आएगी। सेम तो नहीं है, मोनोपोली में अलग है, मोनोपोलिस्टिक में सेम है, क्योंकि वहां भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, वहां भी तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अब सुनो ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक की, ठीक है जी। मोनोपोलिस्टिक मतलब लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा फर्म के पास प्राइस को बनाने की पावर होती भी है, नहीं भी होती, मिक्सचर रहता है एक तरीके से, राइट। तो यहां पर एक बात हमने प्रीवियस क्लासेस में समझी है कि मेरा अब जो AR/MR का कर्व होगा बेटा वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा मेरे बच्चों। वो तो कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, ऐसा होगा ना मेरा AR/MR का कर्व। हालांकि MR तो नेगेटिव भी जाता है, पर हम अभी नेगेटिव का केस नहीं ले रहे फिलहाल, डायग्राम के पर्पज से। तो देखो, अगर मुझे इसके अंदर दिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से बात शुरू करते हैं। कोई भी कभी भी बना लो, क्या फर्क है। अगेन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो भाई एवरेज रेवेन्यू ज्यादा दिखाना है, एवरेज कॉस्ट कम दिखाना है। बच्चे कहेंगे सर देखो आपने कहा था, भाई जिसको समझ आ गया वो वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकता है डायग्राम को। वही सेम कंडीशन यूज करनी है, एक बार चेक कर लो अपने आपको कितना समझ आया। ठीक है ना, फिर आके देख लेना वीडियो पे। तो भाई देखो क्या बोला
सर आपने कहा था जब ये ए आर ऐसा था और एम आर भी था तो हमने एसी को ऐसे बनाया था, तो ए आर ऐसा हो गया तो क्या हम ऐसा बना दे, मतलब इसको भी घुमा देते हैं साथ में। अरे इसको क्यों घुमाना है, एसी नहीं घूमेगा बच्चों, एसी क्यों घूमेगा बताओ मेरे को, एसी नहीं घूमेगा, एसी नहीं घूमेगा, एसी सीधा यू शेप ही रहेगा जैसा वो है ओरिजिनली, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें कंडीशन बनानी है। देखो कैसे, एसी को आप जैसा बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, मतलब नॉर्मल यू शेप ही बनाएंगे। ये लो अगला स्टेप, मिनिमम से एमसी, सेम बातें रिपीट होंगी, मिनिमम से एमसी निकाल दिया। अगला स्टेप, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर एमसीएमआर कट करता है, ये लो मार्क कर दिया, इस पर आउटपुट लेवल मार्क करो, मार्क कर दिया। अब उसी आउटपुट लेवल पर ये कंडीशन चेक कर लो कहां पे है, तो लो जी इसी लाइन को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ये एसी आ गया, अगला स्टॉप एआर का आ गया, पहला स्टॉप एसी, अगला स्टॉप एआर, मिल गया। बस दो लाइनें ड्रॉ करो, एक यहां से एक यहां से, तो बेटे जो बॉक्स बन के आया है, दिस इज माई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज माई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और इसी को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस बॉक्स इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। डायग्राम बनाने को नहीं आएगा एग्जाम में, आई नो, पर अंडरस्टैंडिंग तो हो कम से कम, क्यों है डायग्राम, क्या है डायग्राम, कैसे है डायग्राम, पता तो हो भाई, कंसेप्ट की क्लैरिटी तो आएगी डायग्राम बनाने से। तो ये मत बोलना सर डायग्राम तो नहीं आता, क्यों कराए जा रहे हो। हाँ भाई, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज ए आर ग्रेटर देन एसी, समझ आ गया। अच्छा ऐसे ही अगर मैं लॉस का केस बनाऊं तो बना दूं, ये लो बना देता हूं, इतना फोर्स कर ही रहे हो तो बना ही देता हूं, फिर कोई बात नहीं। ये लो, लो जी लॉस की बात करते हैं। अब अगेन ए आर एम आर वही है, ठीक है। अब लॉस में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू को कम रखना है, एवरेज कॉस्ट को ज्यादा रखना है। अब एवरेज कॉस्ट को उठा के परदेश मत ले जाना, नहीं तो बना नहीं पाओगे, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना कि एवरेज कॉस्ट को दूर तो रखना है, पर यहां बना दोगे तो कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे डायग्राम, समझ गए। दूर रखने का मतलब यह है कि बस इससे टच मत करो, पर इसके आसपास तो रखो, तो दिस इज एवरेज कॉस्ट, टच नहीं करा मैंने पर दूर रखा है, ऊपर रखा है। अगला स्टेप, इसके मिनिमम से एमसी, लो जी गुजार दिया एमसी इसके मिनिमम से। अगला स्टेप, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करो, ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आउटपुट चेक करो, ये रहा आउटपुट। अगला स्टेप, इसी आउटपुट लेवल पर चेक करो वो कंडीशन कहां दिख रही है हमें, तो भाई इसी लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो पहला स्टॉप आएगा एआर का, अगला स्टॉप आएगा इस बार एसी का, ठीक है ना। दो स्टॉप आ रहे हैं यहां पे, ये लो जी इन दोनों स्टॉप से मार्क कर दो, ये तो जो छोटा सा डब्बा बन रहा है यहां पर, दिस इज माई लॉस। आप चाहो तो इस बॉक्स को बड़ा भी कर सकते हो, पता है कैसे, थोड़ी समझदारी से थोड़ा सा खुद से भी ट्राई कर सकते हो बेटा, कैसे, थोड़ा ये ए आर एम आर को ऐसा बना दोगे ना, अगर आप खुला खुला सा थोड़ा ऐसे करके बना दो, थोड़ा ऐसे बना दो, तो देखो आपका कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, यहां से आएगा, देखो थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा, है ना, सेम बात है, समझ गए होंगे बच्चे। चलो तो दिस इज लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे होगा, टच करके बनेगा, बना दो वो भी, चलो वो भी बना देते, लो ले लो वो भी ले लो, कोई बात नहीं। मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की। अब टच करना है बस, तो लॉजिक टच करके निकाल दिया, टच करता हो गया ना, ऊपर है ना नीचे, टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पर अगर, अब अगला स्टेप क्या होता है, इसके मिनिमम से एमसी निकालना है। अब ध्यान से, बहुत केयरफुल, फिर से डायग्राम बनाने को तो आएगा लेकिन फिर भी, क्योंकि मेरे को बनाना क्या है, यहां से एमसी निकलेगा और जिस पॉइंट पर वो कट करेगा वहीं पर ये सामने आना चाहिए, तो मैं पहले ही लाइन ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, है ना भाई। मुझे पता तो है क्या करना है, मेरे को ये करना है ना कि ऐसे करूंगा और ये सामने आना चाहिए, पर ये ऐसे करूंगा तो फ्री हैंड से सामने आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं क्यों ना एक दिमाग लगाऊं कि मैं एमसी पहले बनाता ही नहीं, मैं पहले स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं यहां से, ये लो। अब मुझे वो पॉइंट मिल गया जहां से एमसी निकालना है, इन दोनों पॉइंट से एमसी निकलेगा, ये लो। अब किसी को पता थोड़ी लगा कि मैंने एमसी पहले बनाया कि वो लाइन पहले बनाई है, हू नोस, ठीक है। ठीक है जी, तो बेटा ये आपके कई बच्चों के ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक है, उनके भी काम आ जाएगा, आई होप सो। ये डायग्राम बनाने के तरीके ग्रेजुएशन में भी है आपके, यहाँ तो चलो ऑब्जेक्टिव पेपर है पर वहां काम आ जाएगा। तो देखो जी, दिस इज द पॉइंट विच शोज द नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगेन जो सारी बातें हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ी वो यहां पर भी अप्लाई होती है। क्या, ध्यान से सुनेंगे कि शॉर्ट रन में तो लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वही सेम बात, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो भैया लॉस के केस में फर्म्स छोड़ के जाएंगी, एग्जिस्टिंग फर्म्स का रेवेन्यू कम होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, एग्जिस्टिंग फर्म्स का रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट बढ़ेगी। यानी कि देखो जो लॉस का केस है, लॉस वाला केस कहां बनाया मैंने, ये रहा, लॉस के केस में एग्जिस्टिंग फर्म छोड़ के जाएंगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, टेंजेंट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाया था सबसे पहले, ये लो, तो और फर्म्स अट्रैक्ट होंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, रेवेन्यू कम होगा, टेंजेंट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यानी सेम बात जो हमने परफेक्ट में पढ़ी वही सेम एप्लीकेबल है। सर नॉर्मल का क्या होगा, भाई लॉन्ग रन में अगर शॉर्ट रन में नॉर्मल है वो लॉन्ग रन में भी नॉर्मल रहेगा, उसकी बात नहीं करते हम बात करते हैं लॉस की और सुपर नॉर्मल की, ठीक है ना, लॉस की और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। बात समझ आई बेटा, बढ़िया से। चलो तो देखो जी, मुद्दा ये था हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाला। अच्छा अगर मैं बात करूं मोनोपोली की,
तो बेटा मोनोपोली के अंदर आप डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना खुद से। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि सेम बनेंगे। बस फर्क क्या होगा, मान लो मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशन मोनोपोली में बना रहा हूं, तो क्या फर्क होगा, सिर्फ ये फर्क आएगा। देखो किस बात का, अगर मैंने मोनोपोलिस्टिक में AR MR ऐसा बनाया है तो मोनोपोलिस्टिक में ये ऐसा बनेगा। कहने का मतलब सिर्फ इलास्टिसिटी का फर्क होगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में डायग्राम्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इलास्टिसिटी को छोड़ के। सिर्फ मेरे कर्व्स फ्लैटर की जगह स्टीपर हो जाएंगे मोनोपोली में, क्योंकि मोनोपोली में डिमांड इन इलास्टिक होती है भाई, समझ गए। मोनोपोली में डिमांड इन इलास्टिक होती है बच्चों, इसलिए स्टीपर कर्व बनेंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा, सारे डायग्राम सारे केसेस सेम रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट जो चेंज होगा वो क्या होगा, एक और बात, वो क्या चेंज होगी बेटे, मोनोपोली के केस में शॉर्ट रन लॉन्ग रन, दिमाग में घुसा लो इस बात को अच्छे से जो मैं बताने जा रहा हूं। शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, मोनोपोली अकेली ऐसी मार्केट है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। ये हम मानते हैं। क्या मानते हैं बेटे, कि चाहे मेरी फर्म जो मोनोपोली फर्म है शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रही हो या लॉन्ग रन में, उसका प्रॉफिट हमेशा सुपर नॉर्मल ही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। टीचर मोनोपोली मार्केट में देयर इज नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बैरियर है, कोई भी नई फर्म एंटर नहीं कर सकती। कर लोगे क्या कंपटीशन इंडियन रेलवे से, बिछा दोगे पटरियां पूरे इंडिया में, नहीं कर सकते, राइट। तो मोनोपोली के साथ कोई भी फर्म कंपटीशन में नहीं आ सकती, इसलिए वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही सस्टेन्ड रहता है, लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी चेंज नहीं होता। और ये अकेली ऐसी मार्केट है जो अपना प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखती है। ये बात भी क्वेश्चन में आ जाती है, मोनोपोली अपना प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा चार्ज कर सकती है, अकेली ऐसी मार्केट है। समझ आ गई मेरी बातें वाली, इसी के ऊपर बेस्ड है चैप्टर आपका सारा। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस वीडियो पॉज करके करना और कमेंट में बताना बेटा कि डायग्राम्स समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आई होप डायग्राम्स क्लियर होंगे, बढ़िया से डायग्राम से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मेन बात है जो फीचर है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाला, जो परफेक्ट में है, मोनोपोलिस्टिक में है, मोनोपोली में नहीं है। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन होगी ना बढ़िया से, अब खींचते बेटा, आपको दिक्कत ही नहीं है, तो खींचते चलेंगे। तो नाउ प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। देखो जी, सबसे पहले इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पढ़ लिया हमने। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कहां होता है, जब पूरी मार्केट का डिमांड सप्लाई मिलता है। फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी तो बताया। ये लो, यही मेरा AR होता है, यही MR होता है, यही प्राइस की लाइन भी होती है, प्राइस टेकर फर्म होती है, परफेक्ट कंपटीशन, ये भी बता दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। चलो जी, फर्म्स इक्विलिब्रियम कंडीशन शॉर्ट रन में 3 होती है। लो जी, ये लो पकड़ो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब प्राइस मोर देन AC होगा, नॉर्मल प्रॉफिट जब इक्वल होगा, लॉसेस जब लेस होगा, ठीक है, बट ग्रेटर देन ABC फर्म्स कंटिन्यू। ये हमने बातें पढ़ी थी शटडाउन पॉइंट वाली, कि मेरा प्राइस AC से जरूर कम हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू मेरा AC से भले ही कम होगा लॉस के केस में, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गया तो बिजनेस को बंद करने की नौबत आ जाएगी। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गया तो बिजनेस को बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो वो नहीं है सिचुएशन, वो नहीं मान रहे, सिर्फ लॉस हो रहा है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। ये आगे देखो लिखा हुआ है, शट डाउन पॉइंट आ जाएगा, फर्म दी स्टॉप दी प्रोडक्शन। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गया तो शट डाउन आ जाएगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे, है ना। चलो लो जी, अब सारे केसेस मैं बता चुका हूं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, डायग्राम बनाने की जरूरत है, अभी तो बना के दिखाया, वीडियो पॉज करो, देख लो, बना के देख लो। ठीक है जी, चलो। नॉर्मल प्रॉफिट बना के दिखाने की जरूरत है, अभी तो बनाया, वीडियो पॉज करो, बना के देख लो। लॉसेस बना के दिखाने की जरूरत है कि अभी तो बनाया भाई, यही सारे केसेस तो बना के दिखाए हैं, बना लो। लो जी, लॉन्ग रन में क्या होगा, शॉर्ट रन की बातें तो हो गई बहुत, अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। फ्री एंट्री एंड एग्जिट एंश्योर्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ये है लाइन जो याद रखने वाली एग्जाम में, कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट इंश्योर करता है। बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक दोनों में बात एप्लीकेबल है कि लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, लॉन्ग रन कंडीशन देखो, प्राइस इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू, सब बराबर हो जाता है, सब एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, क्योंकि वो होगा ना हमारा, क्या बोलते हैं, टेंजेंट हो जाता है। याद करो कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, टेंजेंट हो जाते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट तो पहले ही मिनिमम से निकलता है, तो वो भी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, सब बराबर हो जाता है एक दूसरे के। तो लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करती है अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो, चाहे शॉर्ट रन में लॉस हो, चाहे शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, दोनों ही केस में। ठीक है, ऑप्टिमम फर्म साइज, फर्म प्रोड्यूसेस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट।
ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, नो वेस्ट, मिनिमम प्राइस फॉर द कंज्यूमर, ये इनकी कंडीशन है। लॉन्ग रन में ऐसा होता है, क्या होता है बेटे, एक तो ऑप्टिमम फर्म साइज हो जाता है, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे आ जाते हैं वो, जितनी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट हो सकती है। ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन होता है, कोई वेस्टेज नहीं होती, मिनिमम प्राइस जो कंज्यूमर से चार्ज कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। क्या बोला, जितना मिनिमम प्राइस चार्ज कर सकते हैं कंज्यूमर से वो कर रहे होते हैं लॉन्ग रन में। ये डायग्राम हम अलग से पढ़ चुके हैं, इसको करने की ऐसी जरूरत नहीं है। यहां से लॉन्ग रन में हमने सिर्फ ये दिखाया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो वापस से नॉर्मल प्रॉफिट अटेन कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, इस डायग्राम की जरूरत नहीं। लो जी, मोनोपोली, मोनोपोली सिंगल सेलर, देखते चलो। सिंगल सेलर, नो कंपटीशन, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज जीरो। क्रॉस तो तब होगी ना जब कोई होगा रिलेटेड प्रोडक्ट, कोई है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो भाई जीरो। ठीक है, बैरियर टू द एंट्री, स्ट्रॉन्ग लीगल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बैरियर्स होते हैं, प्रिवेंट द न्यू फर्म्स, कोई नई फर्म आ ही नहीं पाती टक्कर में, है भाई। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो मोनोपोली के साथ कोई भी फर्म टक्कर में नहीं आ पाती। इसी वजह से लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है ना। प्राइस मेकर है, अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है, ये देख लो। कैन सेट द प्राइस अबव एमसी, अकेली ऐसी फर्म है जो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस ले सकती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है भाई, ये तो मैंने बताया है ना, जो एआर कर्व होता है हमारा वही तो डिमांड कर्व होता है, एआर कर्व ही डिमांड कर्व है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मस्ट लोअर द प्राइस टू सेल द मोर, ये एक assumption मानी जा रही है हमारी, जो उसमें भी होती है हमारी मोनोपोलिस्टिक में भी, है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि अगर आपको एडिशनल यूनिट बेचने हैं तो प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर चाहे भले ही मोनोपोली है, माइंड में आता है सर वो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, तो भाई एवरेज रेवेन्यू के कंसेप्ट को आप नहीं पढ़ पाओगे, इकोनॉमी assumption बेस्ड है। तो हम ये मानते हैं कि एडिशनल यूनिट बेचने के लिए प्राइसेस को कम करना ही पड़ेगा, तभी एडिशनल यूनिट सोल्ड कर पाओगे। ठीक है, हाउ डू मोनोपोली अराइजेस, ये भी क्वेश्चन देखो। वैसे जनरली तो कानून के हिसाब से मोनोपोलीज आर नॉट अलाउड, है ना। मोनोपोलीज को क्रिएट होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो मार्केट खा जाएंगी, सारी छोटे प्लेयर्स को खा जाएंगी। तो देयर आर लॉस जो नहीं होने देते, लेकिन फिर भी मोनोपोलीज अराइज हो जाती है। तो देखेंगे, कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द इनपुट, उनका कुछ कंट्रोल आ जाता है। कोई ऐसे इनपुट जो और किसी को नहीं मिल पाते, सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं किसी रीजन की वजह से, जिसकी वजह से वो मोनोपोली बन जाते हैं। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर ना, कि कोई और नहीं आ सकता कंपटीशन में, तो क्यों नहीं आ सकता, पहला रीजन कि उनके पास कंट्रोल आ जाता है कुछ स्केर्स रिसोर्सेज का। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स होते हैं उनके पास, इसके अगेंस्ट तो आप ऐसे भी नहीं जा सकते हो, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, केस हो जाएगा भाई, है ना। गवर्नमेंट के कुछ ग्रांट से पब्लिक यूटिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है जो सिर्फ किसी सिंगल सेलर के पास ही होती है। लार्ज इकोनॉमी ऑफ स्केल, इनका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि कोई और कंपटीशन में आ ही नहीं सकता। इंडियन रेलवे इतना बड़ा इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है कि कोई और सोच भी नहीं सकता उस लेवल पे आने का, है ना। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, इतने हाई स्टार्टअप कॉस्ट से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि कोई और कर ही नहीं सकता, है कि नहीं। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, इनकी जो प्रैक्टिसेस होती है वो कंपटीशन वाली नहीं होती, इनकी प्रैक्टिसेस होती है शुरू से कंपटीशन से अलग हटके काम करने की और अपनी अलग पहचान बनाने की। तो इनकी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की वजह से मोनोपोली बन जाती है। ठीक है जी, बात समझ आई बेटा। ये लो जी, कर्व वही है सेम जो हमने मोनोपोलिस्टिक में पढ़े, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों इलास्टिसिटी में फर्क है बस, बाकी सेम है। अब मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सेम है, कुछ अलग तो है नहीं। ये बात याद रखना, फिर से बता रहा हूं कि एवरेज रेवेन्यू ही डिमांड कर्व होता है, चाहे मार्केट कोई भी हो, एवरेज रेवेन्यू ही डिमांड कर्व होता है, भूलना नहीं है। चलो, AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व होता है, लो आ ही गया। MR इज लेस देन AR, ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइज बिलो AR, यही तो पढ़ाना डायग्राम। ये AR है, ये MR है, तो नीचे है ना, इसलिए रिलेशनशिप क्या है, MR कर्व इज ट्वाइस एज स्टीप एज AR। MR कर्व कैन बी जीरो और नेगेटिव, MR जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका स्लोप AR से डबल होता है, मतलब ज्यादा स्लोप दिखा रखा है, ज्यादा स्टीप होता है ना, एज ट्वाइस एज स्टीप, जितना ये है ये इससे ज्यादा है, डबल। ठीक है, ये लिख, सिंपल है बेटे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें, अब ये सारी बातें रिपीट है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर भी हमने क्या करा, लॉस बनाया था। मोनोपोलिस्टिक बोलो या मोनोपोली बोलो, सिर्फ स्टीपनेस का ही तो फर्क है, अदरवाइज शॉर्ट रन के केसेस हम कह सकते हैं कि सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं एक बार। MR इज इक्वल्स टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। कंडीशन क्या है, ये AR है, ये MR है, तो कंडीशन क्या होती है, ये वाली, जहां पर ये इसको कट करेगा, और बिलो मतलब ऐसे, बिलो मतलब राइजिंग स्टेज में होना चाहिए MC, तब होगा इक्विलिब्रियम। सिंपल। लो जी, डिटरमाइंड वेयर MR इज इक्वल्स टू MC, प्राइस फाउंड ऑन AR कर्व अबव द इक्विलिब्रियम आउटपुट। कहां मिलता है, AR कर्व में मिलता है अबव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको प्राइस को जब आप डिटरमाइन करोगे बेटा, तो ये मेरा AR कर्व है ना, तो AR कर्व के ऊपर होगा, जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लोगे तो वो उससे ज्यादा होगा। और अभी तो बताया
कि मोनोपोली अकेले ऐसी फर्म है जो अपना प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखती है, तो मार्जिनल कॉस्ट के तो ऊपर हो गई, एआर कर्व के भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो यहां होगा ना, तो यहां पे आके डिटरमाइन होगा कहीं पर, अभी बॉक्स बनाया था, तो यानी कि ज्यादा होगा एआर से भी। ठीक है जी, फाउंड ऑन एआर कर्व के ऊपर होगा अबव द इक्विलिब्रियम आउटपुट। समझ गए मेरी बात को? ठीक। प्रॉफिट लॉस, भाई ये देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस ज्यादा होगा, नॉर्मल कब होगा, जब बराबर होगा, लॉस कब होगा, इससे कम लेकिन एबीसी से ज्यादा, कंटिन्यू प्रोडक्शन, अगर इससे कम हुआ तो बिजनेस को शट डाउन। सारी बातें सेम 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 सेम, कुछ फर्क नहीं है। लॉस वाला डायग्राम बना के दिखाऊं क्या? अभी तो बनाया था, वीडियो पीछे लेके जाओ फिर से देख लो। जो मोनोपोलिस्टिक में बनाया था भाई सेम बनेगा, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ इलास्टिसिटी का फर्क है, डायग्राम सेम बनेगा। ठीक है। लॉस लॉन्ग रन में क्या होगा, फिर से देखो, नो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन। यही तो बताया अभी चीख चीख के कि भाई मोनोपोली लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, बिकॉज ऑफ नो न्यू फर्म, कोई न्यू फर्म एंटर नहीं करती इस वजह से। नो प्रेशर टू प्रोड्यूस एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, कैन प्रोड्यूस एट सब ऑप्टिमल स्केल। ऐसा नहीं है कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेगी, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था बाकी फर्म्स में, कि जब लॉन्ग रन आता है तो मिनिमम कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, ये कर सकती है अपने ऑप्टिमल स्केल पे प्रोड्यूस लॉन्ग रन में भी। कौन आएगा टक्कर में? कोई है ही नहीं ना टक्कर में, करते रहिए लॉन्ग रन में प्रोड्यूस, राइट। मोनोपोलीज एग्जिस्ट ओनली इफ द लॉन्ग रन लॉसेस परसिस्ट। मोनोपोली कह रहा है कब तक एग्जिस्ट करेगी, अगर लॉन्ग रन में लॉसेस परसिस्ट करते हैं तो मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी। क्या कह रहा है? मोनोपोली एग्जिट्स, एग्जिट मतलब एग्जिस्ट नहीं कह रहा था, एग्जिट्स, कि कब एग्जिट करेगी, अगर मान लो किसी रीजन से लॉन्ग रन में लॉसेस होने शुरू हो जाए, कि मान लो कोई और फर्म आ जाए, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इनको मार्केट छोड़ के जाना पड़े, तो हो सकता है कि ये निकल जाए, वरना ये हमेशा रहेंगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई? वरना तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगी। क्लियर है बात? बढ़िया से चलो जी, सारे एक बार कंपैरिजन देख ले बेटा बढ़िया से सबके, फटाफट से एक बार कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन 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 कहां गया हमारा? एक बार जल्दी से देखते हैं इसके कंपैरिजन क्या क्या है। चलो हाँ, मोनोपोली और परफेक्ट, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। नंबर ऑफ सेलर क्या है? परफेक्ट में मेनी सेलर्स है, इसमें सिंगल सेलर है, पढ़ा तो अभी पीछे। डिमांड कर्व कैसा होता है? इसका हॉरिजॉन्टल, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग, पढ़ा था ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस कंट्रोल, प्राइस टेकर होता है, अपना प्राइस खुद बनाते हैं। एंट्री बैरियर, कोई एंट्री बैरियर नहीं है परफेक्ट में, और इसमें होता है अच्छा खासा बैरियर, तभी तो क्या कहते हैं लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। लॉन्ग रन प्रॉफिट नॉर्मल ओनली, यहां पर कैन बी सुपर नॉर्मल। एफिशिएंसी प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव, और मे बी इनएफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हो इनका कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, तो इतनी प्रोडक्टिविटी करते नहीं, समझ रहे हो, जितनी जरूरत है उतना ही करते, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ज्यादा क्वालिटी क्वांटिटी में इनका कोई मतलब नहीं होता, कॉम्पिटिटर तो है नहीं कोई, राइट। तो ये बेटा कंपैरिजन आपके पास परफेक्ट और मोनोपोली का। मेरी बात समझ आ गई? चलो आगे देखते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मोनोपोली का एक बड़ा जबरदस्त फीचर है कि प्राइस को वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई सिंगल सेलर है ना, कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, तो ये अपनी मर्जी से बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ये अपने हिसाब से इलास्टिसिटी को देखते हुए डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि पावर क्यों है? क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना, तो अपनी मर्जी से प्राइस को ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन दी इलास्टिसिटीज, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट्स। तो देखते हैं, मोनोपोली की एक पावर है हमारे पास बढ़िया सी, सेलर मस्ट हैव अ कंट्रोल ओवर दी सप्लाई। भाई ये कंडीशन है एक तरीके से, है ना, हाँ कंडीशन से तो पढ़ रहे हैं कि अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना है मोनोपोली को, मतलब अलग अलग प्राइस चार्ज करना है, तो क्या कंडीशन है? पहला तो ये कि उसका कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई के ऊपर, प्राइस सेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने हिसाब से सप्लाई को कम ज्यादा करके प्राइस को कंट्रोल कर सके। उसके अलावा मार्केट सेगमेंटेशन, कि उसके पास पावर होनी चाहिए कि मार्केट को डिवाइड कर सके अलग अलग छोटी छोटी मार्केट्स में, एक बड़ी मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड कर सके, ये पावर होनी चाहिए। फिर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज, डिमांड मस्ट बी मोर इन इलास्टिक इन वन मार्केट एंड मोर इलास्टिक इन द अदर मार्केट। भैया किसी जगह पर तो होनी चाहिए इन इलास्टिक डिमांड, ये बात ध्यान से दिमाग के अंदर बिठा लो एक छोटी सी, जहां पे इलास्टिसिटी कम होगी, जहां पर कंज्यूमर की इलास्टिसिटी कम होगी, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर किसी भी प्राइस पर लेने के लिए रेडी है प्रोडक्ट, है ना। आप जो भी चीज सेल कर रहे हो मोनोपोली में, तो वो कंज्यूमर की डिमांड इनइलास्टिक होने का मतलब कि वो किसी भी प्राइस पे आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, राइट। तो अगर वो किसी भी प्राइस पे ले लेगा तो ठीक है, चार्ज करो अपनी मर्जी से उससे जो मर्जी प्राइस, अच्छी बात है ये तो, राइट। तो दैट मींस अगर जितनी इनइलास्टिक होगी डिमांड, वहां पर हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे, जहां पे डिमांड की इलास्टिसिटी कम होगी वहां पे ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे, जहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां पर हम कम प्राइस चार्ज कर पाएंगे। सीधा सा लॉजिक समझ आया? अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है तो प्राइस लेस होगा, है ना।
और बेटे अगर इलास्टिसिटी लेस है तो प्राइस ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, ऑपोजिट होंगे, याद रखना एग्जाम में, ठीक है ना। नो आर्बिट्रेज, बायर फ्रॉम लो प्राइस मार्केट कैन नॉट रीसेल इन द हाई प्राइस मार्केट। तो ये सारी कंडीशंस है प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। क्या क्या, पहला तो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए, प्राइस सेटिंग एबिलिटी, यानी सप्लाई को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए। मार्केट्स को अलग अलग सब मार्केट में डिवाइड करने की पावर होनी चाहिए कि एक मार्केट को वो सब मार्केट्स में डिवाइड कर सके अलग अलग, तभी तो अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा, है ना। डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज, उसकी हर मार्केट में, मतलब जो भी उसने मार्केट डिवाइड कर रहा है, हर एक मार्केट में प्राइस की इलास्टिसिटी अलग अलग होनी चाहिए कंज्यूमर की। जहां इलास्टिसिटी कम होगी वहां ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, जहां इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां कम प्राइस चार्ज करेगा। इसी को तो बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नो आर्बिट्रेज, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायर आपसे ले रहा है कम प्राइस पर और कहीं ले आके हाई प्राइस पे बेच पा रहा है उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेल हो जाएगा, है ना। दीज आर द कंडीशंस। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भैया अलग अलग क्लासे, पिगू ने दिया था क्लासिफिकेशन, हमारा एसी पिगू भाई साहब जो इकोनॉमिस्ट, इन्होंने दिया था, मिस्टर पिगू ने, कि कौन कौन सी तरह की होती है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हाईएस्ट लोएस्ट, इस तरीके से कि कब ऐसा होगा कि मोनोपोलिस्ट के पास, जो मोनोपोली है सिंगल सेलर है, कब ऐसा होगा कि उसके पास मैक्सिमम प्राइस चार्ज करने की पावर होगी, कब थोड़ा कम प्राइस चार्ज करने की पावर होगी, कब बिल्कुल कम प्राइस चार्ज करने की पावर होगी। कम मतलब कितना हाई चार्ज कर सकता है वो, थोड़ा हाई, बहुत हाई, या एवरेज हाई होगा तो हाई, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो देखो, फर्स्ट इज परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, ईच कंज्यूमर चार्ज मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे, एंटायर कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्टेड, कंज्यूमर का पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। कंज्यूमर सरप्लस मींस विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड, तो विलिंग टू पे वो जितना भी है, जितना भी वो पे कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो पे करना चाहता है, फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में उससे वो सारा का सारा ले लिया जाता है, सिंपल, है ना। जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, और जब ऑक्शंस होती हैं, इन केसेस में आप देखते हो जितना मुंह बोला प्राइस की, भाई इतने की सर्जरी होगी, वकील ने बोल दिया इतना मैं लूंगा पर हियरिंग के हिसाब से, तो जितना प्राइस हो उतना चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सेकंड डिग्री में डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी, जैसे बल्क डिस्काउंट दे दिया, है ना, टीयर्ड प्राइसिंग की, भैया मतलब बांध दिए कि अगर इसके साथ ये लोगे तो प्राइस कम हो जाएगा, या ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो प्राइस अलग होगा, कम हो जाएगा, है ना। जैसे फैमिली पैक्स लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्लैब्स लेते हैं, इस केसेस में। थर्ड डिग्री में डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट के हिसाब से। आपने देखा होगा कई जगहों पर कि आप अपना स्टूडेंट आई कार्ड से अगर वो चीज परचेस कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नॉर्मली जिसके पास स्टूडेंट आई कार्ड नहीं है उसके लिए प्राइस अलग होगा। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, यानी बेस्ड ऑन द कंज्यूमर सेगमेंट, जैसे एज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। ये देखो इसमें आ रहा है ना, स्टूडेंट डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन फेयर, तो डंपिंग्स, ये सारी चीजें क्या है, कंज्यूमर के बेसिस पर प्राइस अलग अलग चार्ज हो रहा है, जैसा कंज्यूमर वैसा प्राइस, ठीक है। चलो, नाउ इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो देखो जी, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली डिसाइड्स, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रही है, यानी अलग अलग सिचुएशंस में अलग प्राइस चार्ज कर रही है, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, इसको देखते हैं। टोटल आउटपुट वेयर एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये तो वही वाली बात होगी, एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, कोई नई बात नहीं बताई। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मार्केट्स, आउटपुट एलोकेट सो दैट एमआर इन ईच सब मार्केट इज इक्वल्स टू दिस। ये पता क्या कह रहे हैं कि वैसे हमने ये तो पढ़ा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, पर पता है पहले पॉइंट में क्या पढ़ा आपने कि उसके पास जितनी भी सब मार्केट्स हैं अलग अलग, उन सबका मार्जिनल रेवेन्यू मिला के उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। क्या बोला, ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्केट्स में, तो हर एक मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू अलग होगा, MR1 प्लस MR2 डॉट डॉट डॉट, ये सारा मिला के उसका टोटल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए बेटा, ये मतलब है। सिर्फ MR इज इक्वल्स टू MC नहीं, जितने भी MR है हर एक मार्केट के अलग अलग मार्जिनल रेवेन्यू होंगे, सारे मार्जिनल रेवेन्यू को मिला के टोटल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। प्राइसेस इन ईच मार्केट, प्राइस सेट अकॉर्डिंग टू द डिमांड कर्व इन ईच सेगमेंट, ये मैं बता चुका हूं इलास्टिसिटी वाली बात। हायर प्राइस इन लेस इलास्टिक मार्केट, लोअर प्राइस इन हाई इलास्टिक मार्केट, जहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्राइस कम, जहां पर इलास्टिसिटी कम होगी वहां पर प्राइस ज्यादा, ठीक है। चलो लो जी, हमने बात करी, दोनों मार्केट्स को प्लस कर देंगे तो टोटल मार्केट का कर्व आ जाएगा, इसके अंदर ज्यादा जरूरत नहीं है। फिक्सेशन ऑफ टोटल आउटपुट एंड प्राइस इन द टू सब मार्केट्स, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट, ठीक। लो जी भाई, ये रिलेशनशिप हमने बात करी थी, अच्छे से याद है आपको, ये पी क्या है, पी ही तो मेरा एवरेज रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू पी लिखा हो या एवरेज रेवेन्यू लिखना हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है कोई घबराने वाली बात। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, जहां पर ई क्या है, ये हायर इलास्टिसिटी हायर एमआर एट द गिवन प्राइस, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी एमआर भी उतना ज्यादा होगा। अगर आप इसको ग्रेटर देन 1 पुट करोगे तो एमआर पॉजिटिव आएगा, लेस देन 1 पुट करोगे नेगेटिव आएगा, इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, चेक कर लेना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
कि ऐसा क्या होता है मोनोपोली के मन में, ऐसा क्या आ जाता है कि वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है? भाई सीधी सी बात है, पावर है, सिंगल सेलर है, पावर है, उसके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो जितना मन करेगा उतना प्राइस चार्ज करेगा वो, क्या दिक्कत है ना? तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए, फॉरेन मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए, और टू प्रमोट द इक्विटी, यानी कि टू हेल्प द पुअर कंज्यूमर्स, क्योंकि वो स्टूडेंट डिस्काउंट वाला केस भी तो होता है ना? तो इक्विटी भी तो प्रमोट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होगा। स्टूडेंट आईडी दिखा के कम प्राइस देने का मतलब क्या है? इक्विटी प्रमोट करना, कि सबको मिलना चाहिए बेनिफिट, जो जितना अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से। अभी तो कैटेगरी वाइज चीजें अलग हैं, है कि नहीं? तो सारे ऑब्जेक्टिव है एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के, कि मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता है। सिंपल। चलो, इफेक्ट्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अब उससे क्या इफेक्ट होता है मार्केट में? हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कर दिया, अलग अलग प्राइस चार्ज कर दिया सबसे अलग अलग, अब उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा बेटा? पॉजिटिव क्या होगा? एनेबल द सर्वाइवल ऑफ सम फर्म्स, बेटर कैपेसिटी यूज होगी, एसेंशियल सर्विसेज रिमेन्स अफोर्डेबल फॉर द सेम। अभी हमने बात करी थी ना इक्वालिटी वाली, तो ये तो कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी। क्या क्या? कि सर्वाइवल बनेगा फर्म्स का, प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा जब ज्यादा अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे, तो कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन होगा, एसेंशियल सर्विसेज रहेंगी, फिर भी एसेंशियल बोले तो जो जरूरत की होती है और उसको हर कोई अफोर्ड करेगा, इक्विटी मेंटेन रहेगी। नेगेटिव क्या है? रेड्यूसेस द कंज्यूमर सरप्लस, जैसे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मे लीड टू वेलफेयर लॉस और प्राइस एमसी से ज्यादा, ये सारे नेगेटिव इंटेक्ट्स है ना? ये सारे नेगेटिव चीजें, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं, कि कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, वेलफेयर का लॉस देखने को मिलता है, प्राइस ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। सिंपल है जी। क्या क्या समझा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स मोनोपोली पावर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड प्रिवेंट रीसेल आर एसेंशियल्स। इलास्टिसिटी का रूल क्या है? चार्ज मोर वेयर डिमांड इज इनइलास्टिक। फर्स्ट डिग्री एंटायर कंज्यूमर सरप्लस ले लिया जाता है। थर्ड डिग्री मोस्ट कॉमन इन द प्रैक्टिस, रेलवे, यूटिलिटीज और डंपिंग के केस में सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है अपने आसपास, वो होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि नहीं? चलो नाउ इकोनॉमी इफेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली मैंने आपको कहा ना कि जनरली ये रूल है, एक तरीके से कंपटीशन एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है कि कोई मोनोपोली ना बन जाए, कोशिश तो यही करी जाती है, लेकिन फिर भी अगर बन जाती है तो उसके क्या इफेक्ट्स ये पढ़ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है ना? तो देखते हैं, हायर प्राइस एंड लोअर आउटपुट कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। भैया प्राइस ज्यादा होगा, आउटपुट कम बनेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है, समझ रहे हो? कोई परवाही नहीं है मोनोपोली को, तो क्यों आउटपुट बढ़ाएंगे? वो एक लिमिटेड आउटपुट रखती है। लॉस ऑफ एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी कम होती है। रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस पढ़ लिया हमने, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इनकम ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर टू मोनोपोलिस्ट। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो कि एक अनजस्टिफाइड बात है कि बाकी फर्म्स को तो नहीं हो रहा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, खाली इसको क्यों हो रहा है? ठीक है। रेस्ट्रिक्ट दी कंज्यूमर चॉइस एंड सोवरेनिटी, कंज्यूमर की चॉइस और सोवरेनिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि कंज्यूमर की जो चाहत है, जो वो मांग रहा है, वो जरूरी नहीं कि मिले, है ना? उसके हिसाब से नहीं चलती मार्केट। इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ कंपटीशन लीड्स टू मैनेजरियल स्लैक्स, मतलब मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। बैरियर्स टू इनोवेशन, कोई नई इनोवेशन नहीं होती, बंद हो जाती है। लेस इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी और कॉस्ट, भाई कोई कंपटीशन नहीं है तो क्यों ध्यान देंगे क्वालिटी पे? एक्चुअल में मोनोपोली को रोका इसलिए जाता है ताकि कंपटीशन बरकरार रहे, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतना क्वालिटी इंप्रूव होगी, उतना एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। पर जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो क्वालिटी पे और एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन राइज हो जाता है, कम हो जाती है दोनों, है ना? पॉलिटिकल इंफ्लुएंस हो जाता है मोनोपोलिस्ट में, लॉबी फॉर फेवरेबल लॉस, मतलब उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं सरकार से, कह सकते हैं कि ना पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाती है, नहीं कि उनको गवर्नमेंट से हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने शुरू हो जाए। लोअर पेमेंट टू सप्लायर्स, एक्सप्लॉइट मार्केट पावर, अब जो उनके सप्लायर्स है जिनसे वो इनपुट लेते हैं, अब वो अकेले हैं, सिंगल सेलर और कोई है नहीं, तो सप्लायर का तो बेचारे का नुकसान, उससे सामान ले लिया, पैसे देते नहीं उसको टाइम से, तो सप्लायर का क्या होता है? नुकसान होता है, तो सप्लायर एक्सप्लॉइट होता है। गवर्नमेंट रेगुलेट्स मोनोपोलीज टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन, गवर्नमेंट हालांकि रेगुलेट करती है, ये बात बताई हुई है कि गवर्नमेंट फिर भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एक्सप्लॉइटेशन तो होता ही है। ठीक है जी, बात समझ आ गई बच्चों? नाउ मोनोपोलिस्ट पढ़ चुके हम पीछे, अब मार्केट स्ट्रक्चर विद मैनी फर्म सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। फीचर क्लोज सब्स्टिट्यूट बट नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होते पर हो सकते हैं क्लोज। कंबाइंड फीचर ऑफ मोनोपोली ड्यू टू डिफरेंशिएशन एंड परफेक्ट का ड्यू टू मेनी सेलर्स, तो दोनों के कुछ कुछ फीचर मिले हुए। प्री एंट्री एंड एग्जिट वाला परफेक्ट का है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो मोनोपोली का है, तो दोनों के फीचर मिला के बनता है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है ना? चलो फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक क्या क्या भाई देख लो। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ईच हैज अ स्मॉल मार्केट शेयर, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं वाया ब्रांडिंग, क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, लो बैरियर्स कम है, कोई भी आ सकता है जा सकता है, पढ़ा चुका हूं मैं। नॉन प्राइस कंपटीशन,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादातर देखा जाता है कि प्राइस के अलावा जो दूसरी तरह की लड़ाई होती है वो करी जाती है, जैसे एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सर्विस, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, इन सब पे लेके लड़ती हैं फर्म्स आपस में। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, मोर इलास्टिक देन मोनोपोली, लेस इलास्टिक देन परफेक्ट कंपटीशन। बताया था इसका तो परफेक्टली इलास्टिक होता है परफेक्ट का, ये थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होता है, और मोनोपोली का बिल्कुल भी इलास्टिक मतलब कम होता है इलास्टिक। इसलिए बोला जा रहा है कि इससे कम लेकिन इससे ज्यादा, इससे कम इलास्टिक लेकिन इससे ज्यादा, ये लिखा हुआ है। समझ के बात को मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। देखो क्या लिखा है, मोर इलास्टिक देन मोनोपोली लेकिन लेस इलास्टिक देन परफेक्ट। ठीक है जी, चलो। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। सुपर नॉर्मल हो सकता है जब प्राइस इससे ज्यादा होगा, लॉस हो सकता है जब कम होगा। प्राइस सेट ऑन डिमांड कर्व अबव द इक्विलिब्रियम आउटपुट। डिमांड कर्व बोले तो एआर कर्व के ऊपर प्राइस सेट हो जाता है, जहां पर जो एआर कर्व हमारा डिमांड कर रहा है, जहां पर कोई भी कंडीशन होगी लॉस वाली या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली। लॉन्ग रन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने की वजह से, आगे वही वाला, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने की वजह से लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, है ना। एक्सेस कैपेसिटी होगी तो फर्म डज नॉट प्रोड्यूस एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, नॉट एट ऑप्टिमल स्केल। तो क्योंकि इनके पास एक्सेस कैपेसिटी हो सकती है तो फर्म डज नॉट प्रोड्यूस एट एसी, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में था कि हमारा मिनिमम एसी पे प्रोड्यूस कर रही थी, तो इनका ऑप्टिमल स्केल नहीं रहता लॉन्ग रन में। एआर कर्व टेंजेंट हो जाता है एसी के एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, बता चुका हूं। टेंजेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, मान लो लॉस था तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम था, एवरेज कॉस्ट ज्यादा थी, पर लॉन्ग रन में रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी, टेंजेंट हो जाएगा। अगर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था तो रेवेन्यू कम था, कॉस्ट ज्यादा थी, रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, टच हो जाएगा। समझ गए बात, ये कॉस्ट कम थी मान लो, जो भी था, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, चाहे लॉस हो शॉर्ट रन में या शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो। लॉन्ग रन में दोनों कर्व्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट अटेन हो जाता है। सारा कंसेप्ट पीछे बता चुका हूं, अगर भूल गए हो तो वीडियो को पीछे ले जाओ, डायग्राम से बताया बेटा बढ़िया से, ठीक है। चलो, कर्व से मैं बता चुका हूं बेटा, लॉस का डायग्राम, लॉन्ग रन वाला डायग्राम नॉर्मल प्रॉफिट का, है ना। लॉन्ग रन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ टच करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, टच कर जाएगा, समझ गए। और शॉर्ट रन में क्या बनाया हमने, लॉस वाला केस, सिंपल। कंपैरिजन देख लो बेटा तीनों मार्केट्स का जल्दी से। परफेक्ट कंपटीशन में मैनी बायर्स होते हैं, मैनी सेलर्स, सॉरी, इसमें वन होता है, इसमें मैनी सेलर्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट यहां पर होमोजीनियस, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, डिफरेंशिएटेड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मोनोपोलिस्टिक। एंट्री बैक कोई नहीं होता, इसमें अच्छा खासा बैरियर होता है, इसमें कम बैरियर होते हैं। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग लेकिन इलास्टिसिटी ज्यादा। प्राइस कंट्रोल, ये प्राइस टेकर होते हैं, इनके ऊपर कुछ कंट्रोल होता है, ये प्राइस मेकर होते हैं, सारे फीचर डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग रन में नॉर्मल ओनली और मोनोपोली सुपर नॉर्मल बेटा, सुपर नॉर्मलिटी की पॉसिबिलिटी होती है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव, ये एक्सेस कैपेसिटी होती है, नॉट एट मिनिमम एटीसी, नॉट एट मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, ये इनएफिशिएंट होते हैं, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन ही है ना, तो काहे बात की एफिशिएंसी, काहे बात की क्वालिटी, सब छोड़ देते हैं, है कि नहीं। समझ आ गया बेटा बात, कंपैरिजन समझ आया। नाउ आवर नेक्स्ट फर्म, ओलिगोपोली, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट relevant part of the chapter apart from the other topics, बाकी भी है, ये भी है। तो ओलिगोपोली बेसिकली इट्स लाइक अ मोनोपोली, समझेंगे ध्यान से। ओलिगोपोली कैसी मार्केट है कि है तो मोनोपोली की तरह ही, बस एक फीचर हटा दो, सिंगल सेलर वाला। सिंगल सेलर नहीं है, यहां पर है फ्यू सेलर्स, कुछ सेलर्स मिलके मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। समझ गए कि कुछ सेलर मिलके बोलते हैं कि हम ही राज करेंगे, हमारे अलावा कोई हमसे टक्कर लेने नहीं आएगा। समझ गए, 4-5 सेलर। एग्जांपल जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है बेटा, कुछ ही है ना टेलीकॉम इंडस्ट्री, है कि नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गिनी चुनी है, कुछ ही सेलर्स है जो ऑटोमोबाइल में डील करते हैं, तो जहां पर कुछ सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स, दैट इज ओलिगोपोली। तो देखो, फ्यू सेलर्स, मार्केट डोमिनेटेड बाय हैंडफुल ऑफ द लार्ज फर्म्स, इंटरडिपेंडेंट, डिसीजन ऑफ द वन फर्म अफेक्ट द राइवल एंड इन्वेड द रिएक्शंस। एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है, एक का जो भी डिसीजन होगा वो सारी फर्म्स को अफेक्ट करेगा, एक के डिसीजन से बाकी फर्म्स भी अफेक्ट होंगी बच्चों। हाई बैरियर टू एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पेटेंट, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस, है ना। तो इसलिए बैरियर ऑफ एंट्री अच्छा खासा होता है, लाइक मोनोपोली, क्योंकि इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता है, पेटेंट भी होता है, कंट्रोल भी होता है, इस वजह से। नॉन प्राइस कंपटीशन देखने को मिल सकता है, एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से अच्छा खासा प्रमोशन पे खर्चा करते हैं। ग्रुप बिहेवियर भी देखने को मिलता है, फॉर्म में कॉल्यूड और कॉम्पीट दोनों हो सकते हैं, भाई मिलके भी रह सकते हैं और एक दूसरे के राइवल भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नो सिंगल थ्योरी एक्सप्लेन ऑल द बिहेवियर, क्लियरली बताया गया है कि ओलिगोपोली ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की होगी, ओलिगोपोली दोनों तरह की देखी जाती है, कि जहां पर मिलके भी रहने वाली भी होती है और लड़के रहने वाली ओलिगोपोली भी होती है, दोनों तरह की होती है बेटा, ठीक है। चलो, टाइप्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली, एक तो होता है प्योर वर्सेस डिफरेंशिएट, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट होमोजेनिटी। अगर प्रोडक्ट एक जैसे होंगे सारी ओलिगोपोली में तो क्या होगी, प्योर होगी। प्रोडक्ट एक जैसे नहीं है तो भैया डिफरेंशिएटेड होगी। कॉल्यूसिव या कॉम्पिटिटिव कैसी होगी, बेस्ड ऑन कॉपरेशन अमंग अदर फर्म्स,
अगर तो मिलजुल के रहेगी एक दूसरे के साथ तो कॉल्यूसिव है, लड़ झगड़ के रहेगी, सिर फोड़ के रहेगी एक दूसरे का तो कॉम्पिटिटिव है। ओपन क्लोज बेस्ड ऑन एंट्री बैरियर्स, अगर वहां पर फ्री एंट्री एग्जिट है तो ओपन ओलिगोपोली है, नहीं है अलाउड दूसरी ओलिगोपोली तो क्लोज्ड है। पार्शियल वर्सेस फुल बेस्ड ऑन प्राइस लीडरशिप, अगर किसी एक ओलिगोपोली की प्राइस लीडरशिप है तो वो पार्शियल ओलिगोपोली है, सबके पास पावर नहीं है ना इक्वल, एक के पास है, लेकिन अगर सबके पास इक्वल पावर है प्राइस को लेके तो वो फुल वाली होगी, फुल ओलिगोपोली, सबके पास इक्वल पावर। सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन सेलिंग अरेंजमेंट, अगर मान लो कोई एक ही फर्म बीच में ओलिगोपोली में जो सबको मैनेज करती है वो सिंडिकेट वो बनती है सिंडिकेट एक तरीके से, राइट, वो सारी फर्म्स के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेती है तो वो सिंडिकेटेड होगी। ऑर्गेनाइज क्या होगी कि सेलिंग अरेंजमेंट सारी फर्म्स अपने हिसाब से कर रही है तो वो होगी ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर निकल के आएगा बेटा। ठीक है जी, बात समझ आई। नाउ प्राइस एंड आउटपुट, नो सिंगल मॉडल ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, तो जो सारी कहानी हमने उसमें पढ़ी है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खत्म कर दी बात कि भैया कोई ऐसा मॉडल है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि वो थ्योरीज यहां काम ही नहीं करती जो बाकी फॉर्म्स में होती है, बाकी मार्केट्स में होती है। ठीक है, एक फॉर्म इग्नोर भी कर सकते हैं इंटरडिपेंडेंस, सेट प्राइस वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, है ना, जहां पर उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा वहां पे वो प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, सिंपल ये कह सकते हैं, है ना। प्रेडिक्ट द राइवल्स रिएक्शन, यूज कॉर्नॉट, स्टेकलबर्ड और बर्ट्रांड मॉडल, अलग अलग मॉडल्स हैं, इनको यूज करके वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं दूसरे राइवल का रिएक्शन, उस हिसाब से अपना प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लो आपको पता लग जाएगी वो प्राइस कम करने वाला है तो हम भी कम कर देंगे, है ना, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हो सकता है वो प्राइस बढ़ा दे तो आप भी बढ़ा दोगे, राइट। कॉल्यूड, एक्ट लाइक मोनोपोली एंड शेयर द प्रॉफिट, कार्टल्स लाइक ओपेक, मतलब जो ग्रुप, कॉल्यूड मतलब जो मिलजुल के रहती है आपस में, तो ओपेक इसका एग्जांपल है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की जो आपस में एक कार्टल फॉर्म करते हैं, कार्टल मींस ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, जहां पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, फ्यू प्रोड्यूसर्स मिलकर हैंडशेक कर लेते हैं और एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टल। तो वो वाली ओलिगोपोली भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, जहां पे कोई कंपटीशन होगा नहीं, मिलजुल के रहेंगी, ठीक है जी, प्रॉपर भाईचारा, फुल सपोर्ट। नाउ प्राइस लीडरशिप देखो जी, डोमिनेंट फर्म सेट द प्राइसेस, बाकी फॉलो करते हैं। प्राइस लीडरशिप अगर देखने को मिला हमें तो एक फर्म जो होगी वो क्या होगी, प्राइस लीडर होगी, कि जो प्राइस वो रखेगी वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, प्राइस लीडरशिप, राइट। तो क्या समझ आया कि डोमिनेंट फर्म प्राइस सेट करेगी, बाकी उसको फॉलो करेगी। टाइप्स में डोमिनेंट फर्म लीडरशिप, लार्जेस्ट फर्म्स, अब देखो किस वो डोमिनेंट कैसे हो सकती है, कैसे बन सकती है प्राइस लीडरशिप, या तो डोमिनेंट होगी, है ना, कि वो वैसे ही डोमिनेंट है तो जो लार्जेस्ट फर्म प्राइस सेट कर रही है, या फिर होगी लो कॉस्ट, कि एक ऐसी फर्म है ओलिगोपोली में जो फ्यू फर्म्स है उसमें से एक फर्म ऐसी कि उसकी कॉस्ट सबसे कम लगती है तो वो ज्यादा पावरफुल मानी जा रही है, ज्यादा प्रॉफिट वाली मानी जा रही है, तो वो डिसाइड करेगी प्राइस, सिंपल। फिर आता है बैरोमेट्रिक, मोस्ट रिस्पेक्टेड फर्म सिग्नल दी प्राइस चेंजेस, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड फर्म होगी वो प्राइस सिग्नल करेगी। रिस्पेक्टेड मतलब उसकी वैसे रिस्पेक्ट ज्यादा है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आप कह सकते हो जियो, जो भी वो लेके आती है पॉलिसी, जो भी वो प्लान्स लेके आती है सब फॉलो करने लग जाती है ना। तो प्राइस लीडरशिप अलग अलग तरीके की हो सकती है ओलिगोपोली में, ठीक है बेटा। चलो बात समझ आ गई। अच्छा, इसका डिमांड कर्व देखते हैं एक बारी बढ़िया से। डिमांड कर्व जो है बेटा हमारा वो कैसा होता है, ओलिगोपोली का किंग्ड होता है, किंग्ड बोले तो टूटा हुआ होता है। इलास्टिसिटी इसमें अचानक से चेंज हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए, कि जो हमारा डिमांड कर्व हम बात करते हैं ओलिगोपोली में, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है कि देयर इज नो डिमांड कर्व फॉर ओलिगोपोली। इसका रीजन यही है कि एक परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं होती। क्यों पता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस वाली बात आ रही है कि कहीं ना कहीं दूसरी फर्म्स अचानक से कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जिससे बाकी फर्म्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कंज्यूमर की डिमांड में एकदम से इलास्टिसिटी बदल जाती है। ओलिगोपोली में फर्म के पास, सॉरी कंज्यूमर के पास जो चॉइसेस होती हैं वो इस तरीके से होती है कि उसकी इलास्टिसिटी में कभी भी फर्क आ जाता है। तो ये वही वाला केस है, सिंपल। हम ज्यादा इसकी डेप्थ में ना जाते हुए आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट बात कर रहे हैं कि आपकी डिमांड कर्व की पहले देखो इलास्टिसिटी ज्यादा थी, यानी पहले क्या हो रहा था कि पहले किसी भी प्राइस पर कंज्यूमर लेने के लिए रेडी था प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो सॉरी किसी भी प्राइस पे कंज्यूमर भाग जाता था। अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो, इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, तो पहले कंज्यूमर के पास चॉइसेस है। अब देखना ध्यान से, पहले कंज्यूमर के पास चॉइसेस है दूसरी ओलिगोपोलीज होने की वजह से, लेकिन अब दूसरी ओलिगोपोलीज ने प्राइस एकदम से बढ़ा दिए और आपका प्राइस कम है, तो अब कंज्यूमर की इलास्टिसिटी क्या हो गई, कम। अब वो कंज्यूमर आपके पास भाग के आ गए वापस। तो किंग, क्योंकि दूसरी फर्म्स कोई ऐसे डिसीजंस ले लेती है तो कंज्यूमर की डिमांड में इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है अचानक से। इसलिए आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था कि देयर इज नो डिमांड कर्व। फिर भी स्वीजीज मॉडल जो है हमारा, इसके अंदर ये डिराइव कराएगा कि अगर कोई नहीं हो सकता तो ये तो हो सकता है कि भाई जिसके अंदर इलास्टिसिटी अचानक से चेंज हो जाए, कि पहले इलास्टिसिटी डिफरेंट है कंज्यूमर की, फिर डिफरेंट होगी क्योंकि दूसरी फर्म्स ने ऐसे डिसीजंस लिए कि कंज्यूमर का जो कंज्यूमर जो पसंद करता था फ्यू फर्म्स को, उसमें अचानक से एक को छोड़ के वो दूसरे के पास चला गया, राइट।
इसलिए यहां पर डिमांड कर्व की जो इलास्टिसिटी है वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद चेंज हो जाती है। एमआर कर्व में ब्रेक आता है क्योंकि यही मेरा एआर कर्व है। अगर मैं इसको कंप्लीट बनाऊं, देखो ये एमआर कर्व यहां पे ऐसे आता है, यहां गायब हो जाता है एमआर कर्व, फिर यहां आ जाता है वापस, ऐसा होता है एमआर कर्व इसके अंदर, ठीक है ना। खैर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि किंग डिमांड कर्व होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द इलास्टिसिटी ऑफ द कंज्यूमर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिसीजंस टेकन बाय द अदर प्रोड्यूसर्स इन द ओलिगोपोली। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, बात समझ आई बेटा। नाउ देखते हैं, एक्सप्लेन द प्राइस रिजिडिटी स्टिकनेस इन द ओलिगोपोली। assumption if a firm raises the prices, देखो अगर फर्म ने प्राइस बढ़ा दिए तो राइवल फॉलो नहीं करते, तो डिमांड इलास्टिक अबव द करंट प्राइस। ये वही वाली बात कर रहे हैं कि राइवल फर्म ने प्राइस बढ़ा दिए, आपने चेंज नहीं करा, आपने फॉलो नहीं करा, तो डिमांड इलास्टिक रहेगी उस करंट प्राइस के ऊपर। पहले इलास्टिसिटी ज्यादा थी, पहले कंज्यूमर भाग जाता था दूसरे के पास, अब दूसरी फर्म ने प्राइस चेंज करा है तो कंज्यूमर आपके पास आ जाएगा भाग के, राइट। तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। और अगर फर्म ने लोअर कर दी प्राइस, फर्म ने फॉलो कर लिए, डिमांड इनइलास्टिक बिलो द करंट प्राइस। अगर प्राइस गिरने वाला केस हुआ तो भी इलास्टिसिटी बदल जाएगी। भाई दूसरी फर्म ने प्राइस गिराया, आपने भी गिरा दिया, तो फर्म की जो कंज्यूमर की डिमांड है वो इनइलास्टिक हो गई बिलो द करंट प्राइस, ठीक है जी। तो किंग्ड एट प्रिवेलिंग प्राइस, एमआर कर्व डिसकंटिन्यूज, ये मैंने आपको दिखाया अभी, एमआर कर्व डिसकंटिन्यू हो जाता है, यहां पर गायब हो जाता है अचानक से, फिर यहां पे वापस आ जाता है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूज दैट प्राइस रिमेन स्टेबल इवन द कॉस्ट चेंज, तो प्राइस हमारा सेम रहता है कॉस्ट चेंज होने के बावजूद भी, ठीक है जी। दिस इज ओलिगोपोली एंड किंग डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है बच्चों, बढ़िया। चलो जी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म चैप्टर की फटाफट से देखते हैं। डुओपोली बोले तो जैसे ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स, मोनोपोली सिंगल सेलर, वैसे डुओपोली टू सेलर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, सिर्फ टू सेलर, ऐसी मार्केट जिसमें दो ही सेलर्स। मोनोपोली ओनली वन बायर, यानी ऐसी मार्केट की एक ही बायर है। आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री खोली है, उस आप एक सप्लायर से माल लेते हैं, उस सप्लायर के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंगल बायर हो, क्योंकि उसका प्रोडक्ट लेके बनाने वाला और कोई है ही नहीं, एक ही बायर, तो सिंगल बायर, ठीक है जी। ओलिगोपोली इज फ्यू बायर्स, जैसे ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स, वैली ओलिगोपोली इज फ्यू बायर, जब किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर्स हैं थोड़े से, तो ओलिगोपोली। बायलेटरल मोनोपोली, वन सेलर प्लस वन बायर, एक ही सेलर है एक ही बायर है, दोनों एक बना रहे एक बेच रहे, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं लोग, वन सेलर प्लस वन बायर इज बायलेटरल मोनोपोली। समझ आ गई बेटा बात। तो यहां हुआ हमारे इस चैप्टर का भी खात्मा बड़े तरीके से, ठीक है जी। तो आई होप चैप्टर बड़े तरीके से क्लियर हुआ होगा बच्चों, तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। कमेंट करके जरूर बता देना बेटा कैसी तैयारी चल रही है। बच्चे आ रहे हैं चुपचाप वीडियो देख के जा रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं, पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मुझे तो पता लग नहीं रहा भाई। बताओ, कुछ करो जीवन में भाई, कुछ पढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग मेरे बच्चों, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।